नमस्कार साथियों, मैं अरविंद हुड्डा। गुरुकुल पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो साथियों, हम पढ़ रहे थे बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत में बीकानेर के राठौड़ों के संस्थापक राव भिक्का तक अध्ययन कर लिया था। राव भिक्का के बाद बीकानेर का शासक बनता है लूणकरण। तो साथियों, बात करें लूणकरण की, तो लूणकरण का शासनकाल था राव लूणकरण, और लूणकरण का शासनकाल था 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। लेकिन साथियों, जो राव भिक्का है, राव भिक्का की मृत्यु हुई थी 1504 ईस्वी में। राव भिक्का की मृत्यु हुई 1504 ईस्वी में। और राव भिक्का के बाद बीकानेर का शासक बना राव भिक्का का बड़ा पुत्र। राव भिक्का का बड़ा पुत्र था नरा। राव भिक्का की मृत्यु के बाद 1504 ईस्वी में राव नरा है, वो बीकानेर का शासक बनता है। और ये 1 वर्ष तक बीकानेर का शासक रहा, 1504 से 1505 तक। और फिर 1505 ईस्वी में राव नरा की मृत्यु हो जाती है, तो राव भिक्का का छोटा पुत्र लूणकरण है, वो बीकानेर का शासक बनता है। इस राव नरा के इतिहास में कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं मिलती, लेकिन हमें इतना ध्यान में रखना है कि जो राव भिक्का है, उसकी मृत्यु के बाद 1504 ईस्वी में राव भिक्का का बड़ा पुत्र राव नरा बीकानेर का शासक बनता है। और राव नरा की मृत्यु के बाद 1505 ईस्वी में बीकानेर का शासक बनता है राव भिक्का का छोटा पुत्र लूणकरण। तो साथियों, बात करें लूणकरण की, तो सबसे पहले नोट पॉइंट लगाना, राव भिक्का का छोटा पुत्र। तो साथियों, राव लूणकरण है, वो शासक बनता है 1505 ईस्वी में। और 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहता है। और राव लूणकरण की हम बात करें, तो लूणकरण है, वो राव भिक्का का छोटा पुत्र था। और लूणकरण के 3 पॉइंट है। जब भी लूणकरण का नाम आ जाए तो हमें 3 ही पॉइंट ध्यान में रखने, और वो 3 पॉइंट कौन से हैं? तो साथियों, पहला पॉइंट है बिट्ठू सुजा। फिर दूसरा पॉइंट है, इस लूणकरण की एक पुत्री थी। और तीसरा पॉइंट है, लूणकरण ने लूणकरणसर कस्बा बसाया। लूणकरणसर कस्बा। तो साथियों, बात करें बिट्ठू सुजा की, तो बिट्ठू सुजा की एक रचना है, और बिट्ठू सुजा की रचना है राव जेठ सिरो छंद। राव जेठ सिरो छंद। और बिट्ठू सुजा ने अपनी इस रचना राव जेठ सिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। फिर साथियों, दूसरा लूणकरण की पुत्री थी बालाबाई। और इस बालाबाई का विवाह लूणकरण ने पृथ्वीराज कच्छावा से किया। और ये पृथ्वीराज कच्छावा कहां का था? आमेर का।
तो साथियों बिट्टू सूजा की एक रचना है राव जयसिरो छंद, और बिट्टू सूजा ने अपनी रचना राव जयसिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। लूणकरण है वो बहुत बड़ा दानी था, लूणकरण दान दिया करता था, तो जो लूणकरण की दानशीलता की तुलना है वो करण से की है। तो बिट्टू सूजा ने अपनी रचना राव जयसिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। फिर लूणकरण की पुत्री थी बालाबाई, और लूणकरण ने अपनी इस पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा से किया। फिर साथियों तीसरा पॉइंट है लूणकरण ने लूणकरण सर कस्बा बसाया। और बात करें हम इस लूणकरण सर कस्बे की, तो लिखना मूंगफली। मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। तो साथियों ये जो लूणकरण सर कस्बा है ये राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और मैं बात करूं इंडिया की, भारत की, तो भारत में मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है राजकोट गुजरात। तो क्या मैं इसे लूणकरण सर कस्बे को राजस्थान का राजकोट कह सकता हूं? तो अगला पॉइंट लगाना राजस्थान का राजकोट। फिर साथियों अगला है लूणकरण सर। लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। तो साथियों लूणकरण के 3 पॉइंट हैं। लूणकरण है वो 1505 ईस्वी में बीकानेर का शासक बनते हैं और 1526 ईस्वी तक रहते हैं। राव बीका का छोटा पुत्र था। लूणकरण का पहला पॉइंट है बिट्टू सूजा, और बिट्टू सूजा की रचना है राव जयसिरो छंद, और बिट्टू सूजा ने अपनी इस रचना राव जयसिरो छंद में लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। फिर लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा से किया। फिर लूणकरण ने लूणकरण सर कस्बा बसाया। और बात करें इस लूणकरण सर कस्बे की, तो यह राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और यहां पर लूणकरण सर झील का निर्माण करवाया। तो साथियों एक बार आप यहां तक क्लियर करो। अब साथियों राव लूणकरण की अगर और बात करें, तो साथियों राव लूणकरण की अगर और बात करें तो एक राइटर हुए थे जयसोम। ये जयसोम थे राइटर, और इनकी एक रचना है, और जयसोम की रचना का नाम है करमचंद। करमचंद वसोत कीर्तनकम काव्यम। और साथियों जयसोम ने अपनी इस रचना करमचंद वसोत कीर्तनकम काव्यम में लूणकरण की दानशीलता की तुलना करण से की है।
तो साथियों एक राइटर थे जय सोम, और जय सोम की रचना करमचंद व सोत कीर्तन कम काव्यम, और जय सोम ने अपनी इस रचना में लूणकरण की दानशीलता की तुलना है वो कर्ण से की है। फिर साथियों लूणकरण के 3 पॉइंट और मिलते हैं, और वो 3 पॉइंट कौन से हैं? पहला पॉइंट है 1512, फिर है 1513, और तीसरा पॉइंट है 1526। तो साथियों 1512 में क्या हुआ? तो लिखना फतेहपुर के कायम खानियों को फतेहपुर के कायम खानियों दौलत खां को पराजित किया। फिर साथियों 1513 ईस्वी में नागौर के महमूद खां को पराजित किया। और साथियों 1526 ईस्वी में एक युद्ध होता है टोसी का युद्ध, और ये टोसी का युद्ध हुआ हरियाणा में। और जो टोसी का युद्ध है वो राव लूणकरण और शेख आबी मीरा के मध्य होता है। और ये शेख आबी मीरा कहां का था? तो ये था नारनौल, नारनौल हरियाणा का। और इस युद्ध में, टोसी के युद्ध में लूणकरण मारा जाता है। तो साथियों 1512 ईस्वी में राव लूणकरण ने फतेहपुर के कायम खानियों को पराजित किया। फिर 1513 ईस्वी में नागौर के महमूद खां को पराजित किया। और फिर 1526 ईस्वी में एक युद्ध होता है टोसी का युद्ध, जो हरियाणा के अंदर हुआ। और जो टोसी का युद्ध है वो राव लूणकरण और शेख आबी मीरा के मध्य होता है। और इस टोसी के युद्ध में लूणकरण है वो मारा जाता है। अब साथियों लूणकरण की तो 1526 ईस्वी में मृत्यु हो गई, और लूणकरण के बाद बीकानेर का अगला शासक बनता है लूणकरण का पुत्र राव जेठ सिंह। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम चर्चा करेंगे राव जेठ सिंह की। तो साथियों राव लूणकरण है वो 1526 ईस्वी में टोसी के युद्ध में मारा जाता है। तो लूणकरण की तो 1526 ईस्वी में मृत्यु हो गई, और लूणकरण के बाद बीकानेर का अगला शासक बनता है लूणकरण का पुत्र राव जेठ सिंह। तो साथियों बात करें राव जेठ सिंह की, तो राव जेठ सिंह का शासनकाल था राव जेठ सिंह, और जेठ सिंह का शासनकाल है 1526 से 1541 ईस्वी तक। और राव जेठ सिंह की सबसे पहली बात है जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवाता हूं, राव लूणकरण का पुत्र। तो
तो साथियों राव लूणकरण के बाद बीकानेर का शासक बना लूणकरण का पुत्र राव जेतसी, और राव जेतसी का शासनकाल है 1526 ईस्वी से 1541 ईस्वी तक। और साथियों राव जेतसी के भी 3 पॉइंट है, लेकिन राव जेतसी के जो पॉइंट है वो सन में चलेंगे। तो साथियों आओ देखते हैं कौन से। तो साथियों राव जेतसी के काल की पहली घटना है 1527 ईस्वी की। फिर साथियों दूसरी घटना है 1534 ईस्वी की, और अगली घटना है 1541 ईस्वी की। तो साथियों जो राव जेतसी है वो शासक कब बना? लूणकरण की मृत्यु के बाद 1526 ईस्वी में, और 1526 ईस्वी में राव जेतसी शासक बना। और राव जेतसी के काल की जो अगली घटना है वो शासक बनने के 1 साल बाद की है, तो 1526 में शासक बना, और इसके काल की अगली घटना है 1527 ईस्वी की। फिर साथियों उसके 7 साल बाद की 1534 ईस्वी की अगली घटना, और फिर उससे अगली जो घटना है वो फिर से 7 साल बाद की 1541 ईस्वी की है। तो साथियों बात करें कि 1527 ईस्वी में क्या हुआ था राव जेतसी के काल में। 1527 ईस्वी में क्या हुआ, तो हम मारवाड़ रियासत पढ़ रहे थे तो भी हमने चर्चा की थी। 1527 ईस्वी में मारवाड़ का शासक था राव गांगा, और राव गांगा के काल में क्या हुआ था, तो साथियों 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जो राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। बाबर ने इस खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। बाबर ने इस खानवा के युद्ध में शराब तक छोड़ दी थी। बाबर है वो शराब का बहुत बड़ा आदी था, पक्का बेवड़ा था। बाबर ने अपनी रचना बाबरनामा में भी लिखा है कि मैं सुबह उठा तो मैंने 2 पैग मार लिए, फिर दोपहर को खाना खाने के समय कोई आ गया तो मैंने फिर से उसके साथ बैठ के 2 पैग मार लिए। शाम को मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि मुझे फिर से 2 पैग मारने पड़े। तो बाबर है वो बहुत बड़ा बेवड़ा था, लेकिन बाबर ने इस खानवा के युद्ध में शराब तक छोड़ दी थी, खानवा के युद्ध को धर्म युद्ध घोषित कर दिया था। और जो राणा सांगा है, राणा सांगा ने इस खानवा के युद्ध में सभी राजपूत शासकों को सहायता पत्र लिखा था। तो सभी रियासतों से कोई ना कोई राणा सांगा की सहायता के लिए गया था। तो हम मारवाड़ रियासत पढ़ रहे थे तो भी हमने खानवा के युद्ध की चर्चा की थी। तो इस समय मारवाड़ का शासक था राव गांगा, और राव गांगा ने राणा सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव को भेजा था। लेकिन राव जेतसी ने किसको भेजा, तो साथियों राव जेतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भेजा। तो ये नोट पॉइंट लगा के लिख लेना आप। अपने पुत्र कल्याणमल, अपने पुत्र कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा युद्ध में भेजा। तो साथियों राव जेतसी के काल में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है, जो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। तो इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा ने सभी राजपूत शासकों को सहायता पत्र लिखा। तो सभी रियासतों से कोई ना कोई राणा सांगा की सहायता के लिए गया इस खानवा के युद्ध में। तो राव जेतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भेजा। फिर साथियों राव जेतसी के काल की अगली घटना है 1534 ईस्वी की, और 1534 ईस्वी में क्या हुआ, तो साथियों कामरान। और कामरान कौन था, कामरान था हुमायूं का भाई। तो साथियों जो कामरान है, कामरान ने बटनेर पर अधिकार कर लिया। बटनेर पर अधिकार कर लिया। और साथियों नोट पॉइंट लगा के लिखना,
कि बटनेर का किलेदार खेत सिकांदल मारा गया। खेत सिकांदल मारा गया। तो साथियों 1534 ईस्वी में हुमायूं का भाई कामरान है वो बटनेर पर अधिकार कर लेता है और बटनेर का किलेदार खेत सिकांदल मारा जाता है। अब जो कामरान है उसने बटनेर पर अधिकार करने के बाद वो बीकानेर की तरफ आगे बढ़ता है। तो राव जेठ सिंह को लगा कि वो मुगल सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, तो राव जेठ सिंह वो बीकानेर की जिम्मेदारी भोजराज रूपावत को सौंपकर और चले जाते हैं और जो कामरान है वो बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। तो अगला नोट पॉइंट लगाना, कामरान ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। और साथियों जो राव जेठ सिंह है तो लिखना राव जेठ सिंह बीकानेर की जिम्मेदारी भोजराज रूपावत को सौंप कर चले गए। और साथ ही ये जो भोजराज रूपावत है ये बीकानेर की रक्षा करते हुए मारा गया। बीकानेर की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त। तो साथियों जो कामरान है वो बटनेर पर अधिकार कर लेता है और बटनेर का किलेदार खेत सिकांदल मारा गया। और जो कामरान है वो बटनेर पर अधिकार करने के बाद बीकानेर की तरफ आगे बढ़ता है। तो राव जेठ सिंह को लगा कि वो मुगल सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, तो राव जेठ सिंह है वो बीकानेर की जिम्मेदारी भोजराज रूपावंश को सौंपकर चले जाते हैं। और जो कामरान है वो बीकानेर पर अधिकार कर लेते हैं। ये भोजराज रूपावत है ये बीकानेर की रक्षा करते हुए मारा जाता है। अब राव जेठ सिंह वो मौके की तलाश में था, क्योंकि राव जेठ सिंह और राव जेठ सिंह के सैनिक वो बीकानेर की गलियों से वाकिफ थे। तो राव जेठ सिंह मौके की तलाश में था और राव जेठ सिंह ने मौका देखकर 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को मुगल सेना पर अचानक हमला बोल दिया। और साथियों 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को जो युद्ध हुआ उसे नाम दिया गया राती घाटी का युद्ध। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बीकानेर शहर है उस स्थान को पहले राती घाटी नाम से जाना जाता था। तो इस 26 अक्टूबर 1534 के युद्ध को नाम दिया गया राती घाटी युद्ध। और इस राती घाटी युद्ध में राव जेठ सिंह ने मुगल सेना पर अचानक हमला बोलकर और जो बीकानेर है उस पर पुनः अधिकार किया। तो साथियों लिखना 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी। और 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को क्या हुआ? राती घाटी का युद्ध। तो इस राती घाटी युद्ध में जेठ सिंह ने अचानक मुगल सेना पर
हमला करके बीकानेर पर पुनः अधिकार किया। बीकानेर पर पुनः अधिकार किया। तो साथियों, जो राव जेठ सिंह है वो मौके की तलाश में थे और राव जेठ सिंह ने 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को मुगल सेना पर अचानक हमला करके बीकानेर पर पुनः अधिकार किया। अब साथियों, ये जो सारी जानकारी है ये हमें कहां से मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, ये जो सारी जानकारी है ये अभी मैंने आपको बताया था, बिट्टू सुजा। और बिट्टू सुजा की रचना है राव जेठ सिरोछंद। राव जेठ सिरो छंद और बिट्टू सुजा की इस रचना राव जेठ सिरो छंद में उल्लेख है इसका। तो साथियों, ये सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि कामरान ने बटनेर पर अधिकार कर लिया, बटनेर का किलेदार खेत सी कांदल मारा गया। ये सारी जानकारी मिलती है हमें बिट्टू सुजा की रचना राव जेठ सिरो छंद से। तो साथियों, यहां हमने बात की कि राव जेठ सिंह है वो 1526 ईस्वी में शासक बना और 1541 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहा। राव लोणकरण का पुत्र था और राव जेठ सिंह के काल की पहली घटना है 1527 ईस्वी की। तो राव जेठ सिंह ने 1527 ईस्वी में अपने पुत्र कल्याणमल को राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध में भेजा। फिर साथियों, राव जेठ सिंह के काल की अगली घटना है 1534 ईस्वी की और 1534 ईस्वी को हुमायूं के भाई कामरान ने बटनेर पर अधिकार कर लिया और बटनेर का किलेदार खेत सी कांदल मारा गया। अब जो कामरान है उसने बटनेर पर अधिकार करने के बाद वो बीकानेर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो राव जेठ सिंह को लगा कि वो मुगल सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। तो राव जेठ सिंह वो बीकानेर की जिम्मेदारी भोजराज रूपावत को सौंपकर चले जाते हैं। कामरान है वो बीकानेर पर अधिकार कर लेता है, भोजराज रूपावत है वो बीकानेर की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। अब साथियों, राव जेठ सिंह वो मौके की तलाश में था और राव जेठ सिंह ने 26 अक्टूबर 1534 ईस्वी को मुगल सेना पर अचानक हमला करके बीकानेर पर पुनः अधिकार किया और ये जो युद्ध हुआ था इसे नाम दिया गया रात्रि घाटी का युद्ध। और साथियों, ये जो सारी जानकारी है ये हमें मिलती है बिट्टू सुजा की रचना राव जेठ सिरो छंद से। इस राव जेठ सिरो छंद में इस सारी घटना का उल्लेख है। तो साथियों, आप एक बार यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं जेठ सिंह के काल की तीसरी घटना की। अब साथियों, राव जेठ सिंह के काल की तीसरी घटना है 1541 ईस्वी की। और 1541 ईस्वी में क्या हुआ? तो साथियों, 1541 ईस्वी में पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ। पाइबा साहिबा का युद्ध। और ये पाइबा साहिबा का युद्ध राव जेठ सिंह और राव मालदेव के मध्य होता है। राव जेठ सिंह और राव मालदेव। मालदेव कहां का था? मारवाड़ का। और इस पाइबा साहिबा के युद्ध में मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था। तो साथियों, 1541 ईस्वी में पाइबा साहिबा का युद्ध होता है जो राव जेठ सिंह और राव मालदेव के मध्य हुआ।
हमने मारवाड़ रियासत में भी पाइबा साहिबा के युद्ध की चर्चा की थी कि जो राव मालदेव है वो जब छोटे छोटे क्षेत्रों पर अधिकार करके अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था तो मालदेव को साम्राज्य विस्तार की इतनी भूख हो गई कि उसने अपने भाइयों पर भी आक्रमण कर दिया, क्योंकि ये बीकानेर के जो राठौड़ है ये मारवाड़ वालों के भाई तो थे। मैंने आपको बताया था कि जो राव बिक्का है वो राव जोधा का पुत्र था और बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक है। तो बीकानेर के जो राठौड़ है वो मारवाड़ के राठौड़ों के भाई तो हुए। तो इस मालदेव ने साम्राज्य विस्तार की भूख के चलते अपने भाइयों पर भी आक्रमण कर दिया और 1541 ईस्वी में पाइबा साहिबा का युद्ध होता है जो राव जेत सिंह और राव मालदेव के मध्य हुआ। इस पाइबा साहिबा के युद्ध में मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था और इस पाइबा साहिबा के युद्ध में राव मालदेव विजय होता है। तो लिखना मालदेव विजय। और साथ ही जो राव जेत सिंह है वो मारा जाता है। राव जेत सिंह मारा गया। और राव जेत सिंह का पुत्र था कल्याणमल। तो लिखना पुत्र कल्याणमल। पुत्र कल्याणमल बाकर शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। शेरशाह सूरी की शरण में चला गया और साथियों बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है। बीकानेर पर मालदेव का अधिकार। तो साथियों 1541 ईस्वी में पाइबा साहिबा का युद्ध होता है जो राव जेत सिंह और राव मालदेव के मध्य हुआ। इस पाइबा साहिबा के युद्ध में मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था। पाइबा साहिबा के युद्ध में राव मालदेव है वो विजय होता है और राव जेत सिंह मारा जाता है। राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल है वो भागकर शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। अब बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया, लेकिन जो मालदेव है वो बीकानेर में क्या करेगा, वो तो वापस मारवाड़ जाएगा। तो बीकानेर को किसी ना किसी को प्रशासक बनाएगा। तो मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक बनाया। मालदेव क्या करता है, बीकानेर का प्रशासक बना देता है कुंपा को। और कुंपा प्रशासक रहा था 1541 से 1544 तक। तो साथियों बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है, लेकिन मालदेव वो बीकानेर में क्या करेगा, वो तो वापस मारवाड़ जाएगा। तो बीकानेर का किसी ना किसी को प्रशासक बनाएगा। तो मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक बना दिया अपने सेनापति कुंपा को। और कुंपा वो बीकानेर का प्रशासक रहता है 1541 से 1544 ईस्वी तक। अब साथियों पाइबा साहिबा के युद्ध में 1541 ईस्वी में जो राव जेत सिंह है वो मारा जाता है। तो 1541 ईस्वी में राव जेत सिंह की तो मृत्यु हो गई। अब राव जेत सिंह के बाद बीकानेर का अगला शासक बनता है राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल। लेकिन कल्याणमल है वो शासक बनेगा 1544 ईस्वी में, क्योंकि राव जेत सिंह की मृत्यु 1541 ईस्वी में हुई। लेकिन 1541 से 1544 तक बीकानेर पर मालदेव का अधिकार था। तो कल्याणमल है वो बीकानेर का शासक बनेगा 1544 ईस्वी में। तो साथियों यहां हमने बात की कि राव जेत सिंह के काल में 1541 ईस्वी में पाइबा साहिबा का युद्ध होता है जो राव जेत सिंह और राव मालदेव के मध्य होता है। इस पाइबा साहिबा के युद्ध में मालदेव के साथ उसका सेनापति कुंपा भी था। पाइबा साहिबा के युद्ध में मालदेव वो विजय होते हैं, राव जेत सिंह मारा जाता है। राव जेत सिंह का पुत्र कल्याणमल भागकर शेरशाह सूरी के शरण में चला जाता है। और साथियों जो मालदेव है उसका बीकानेर पर अधिकार हो जाता है और मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक बना दिया कुंपा को। और कुंपा है वो बीकानेर का प्रशासक रहता है 1541 से 1544 ईस्वी तक। अब साथियों राव जेत सिंह के बाद बीकानेर का अगला शासक बना 1544 ईस्वी में कल्याणमल। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो, फिर हम बात करते हैं कल्याणमल की।
तो साथियों राव जयसिंह की 1541 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और राव जयसिंह के बाद बीकानेर का अगला शासक बनता है कल्याणमल, जयसिंह का पुत्र। लेकिन कल्याणमल है वो बीकानेर का शासक बना 1544 ईस्वी में, क्योंकि 1541 से 1544 तक बीकानेर पर मालदेव का अधिकार था और मालदेव ने बीकानेर का प्रशासक बना रखा था कुंपा को। तो साथियों बात करें कल्याणमल की, तो कल्याणमल शासक बनता है 1544 में और 1574 तक बीकानेर का शासक रहता है। और साथियों कल्याणमल की सबसे पहली बात है राव जयसिंह का पुत्र। तो साथियों राव जयसिंह के बाद बीकानेर का शासक बना राव कल्याणमल, राव जयसिंह का पुत्र। और हम राव कल्याणमल की अगर और बात करें तो साथियों लिखना पाइबा युद्ध के बाद पाइबा युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। फिर साथियों 1544 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का। तो लिखना गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की। तो साथियों जो राव कल्याणमल है वो शासक बनता है 1544 ईस्वी में और 1574 तक बीकानेर का शासक रहता है। राव कल्याणमल है वो राव जयसिंह का पुत्र था और पाइबा युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। फिर 1544 ईस्वी में एक युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध, जो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। तो मालदेव ने तो बीकानेर पर अधिकार कर रहा था, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो कल्याणमल है वो सहायता करेगा, तो शेरशाह सूरी की सहायता करेगा। तो कल्याणमल ने इस गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी वो विजय हो जाता है। और फिर 1544 ईस्वी में कल्याणमल वो बीकानेर का शासक बनता है। तो साथियों लिखना बीकानेर का शासक बना। ये साथियों अगला नोट पॉइंट लगाना 1570 और 1570 ईस्वी में एक दरबार हुआ था नागौर दरबार। नागौर दरबार में अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। फिर साथियों एक नोट पॉइंट लगाना, मुगलों की
अधीनता, स्वीकार करने वाला, करने वाला, बीकानेर का प्रथम शासक। और फिर साथियों 1574 ईस्वी में कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। 1574 ईस्वी में मृत्यु। तो साथियों राव जयसिंह के बाद बीकानेर का शासक बनता है राव जयसिंह का पुत्र कल्याणमल, जो 1544 ईस्वी में बीकानेर का शासक बनते हैं और 1574 ईस्वी तक बीकानेर का शासक रहते हैं। पाईबाई युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की शरण में चला गया। फिर साथियों 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। तो मालदेव है उसने तो बीकानेर पर अधिकार कर रखा था, तो ये तो सिंपल सी बात है, कल्याणमल वो शेरशाह सूरी की सहायता करेगा। तो इस 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की और गिरी सुमेल के युद्ध में जो शेरशाह सूरी है वो विजय हो जाते हैं और जो कल्याणमल है वो 1544 ईस्वी में बीकानेर का शासक बनते हैं। फिर साथियों 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में एक दरबार लगाया था और उसका उद्देश्य रखा था अकाल राज सहायता, लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य था वो था राजपूत शासकों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाना। तो कल्याणमल है वो 1570 ईस्वी में अपने दोनों पुत्रों के साथ इस नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक है। अगर राजपूताने का प्रथम शासक पूछ लिया जाए तो वो आमेर का राजा बारमल है, लेकिन बीकानेर का है वो कल्याणमल है। फिर साथियों 1574 ईस्वी में कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। अब 1570 ईस्वी में जो कल्याणमल है उसने नागौर दरबार में उपस्थित होकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो इसके दोनों पुत्र कौन से थे? तो कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और दूसरा बड़ा गजब का व्यक्ति था, बड़ा ज्ञानी आदमी था, पृथ्वीराज राठौड़। तो साथियों 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक है। फिर 1574 ईस्वी में कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। अब साथियों कल्याणमल की मृत्यु होने के बाद बीकानेर का अगला शासक तो बनेगा राय सिंह, क्योंकि राय सिंह है वो कल्याणमल का बड़ा पुत्र था। तो ये तो सिंपल सी बात है कि कल्याणमल के बाद बीकानेर का अगला शासक राय सिंह बनेगा। लेकिन साथियों क्या इस पृथ्वीराज राठौड़ की भी कोई जानकारी मिलती है क्या? तो साथियों इस पृथ्वीराज राठौड़ की भी जानकारी मिलती है। ये बीकानेर की गद्दी पर नहीं बैठा था, बीकानेर का शासक नहीं बना, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पृथ्वीराज राठौड़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमने मारवाड़ रियासत में भी दुर्गादास राठौड़, अमर सिंह राठौड़ की चर्चा की थी, जबकि वो जोधपुर की गद्दी पर नहीं बैठे थे, जोधपुर के शासक नहीं बने, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो साथियों हम एक बार इस पृथ्वीराज राठौड़ की चर्चा करेंगे, फिर चर्चा करेंगे बीकानेर के अगले शासक राय सिंह की। तो एक बार आप यहां तक क्लियर करो। तो साथियों 1574 ईस्वी में कल्याणमल की मृत्यु के बाद बीकानेर का अगला शासक बनता है कल्याणमल का पुत्र राय सिंह। लेकिन हम राय सिंह की चर्चा करने से पहले राव कल्याणमल के छोटे पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ की चर्चा करेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ है वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों बात करें पृथ्वीराज राठौड़ की, तो सबसे पहले नोट पॉइंट लगाना।
राव कल्याणमल का पुत्र। फिर लिखना 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में उपस्थित। फिर अगला नोट पॉइंट लगाना, अकबर का दरबारी विद्वान। और साथियों अकबर ने गागरोन की जागीर दी। और साथियों जो पृथ्वीराज राठौड़ है ये विष्णु का बड़ा भक्त था। तो साथियों जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो राव कल्याणमल का छोटा पुत्र था। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में उपस्थित अकबर का दरबारी विद्वान था और अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। और जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो विष्णु का बड़ा भक्त था। अभी साथियों मैंने आपको बताया था कि जो राव कल्याणमल है वो 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अपने दोनों पुत्रों के साथ उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करते। तो राव कल्याणमल ने जब 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की तो जो कल्याणमल के दोनों पुत्र हैं राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ है ये दोनों मुगल सेवा में चले जाते हैं। अब जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो तो ज्ञानी व्यक्ति था तो इसे तो अकबर अपने दरबार में रखा करता था, ये अकबर का दरबारी विद्वान था। लेकिन जो राय सिंह है वो वीर था, बहादुर था, तो जो अकबर है वो राय सिंह को अभियानों पर भेज दिया करता था। और साथियों हम बात करें पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाओं की तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाओं को बोलना नहीं है, ऊपर वाली जेब में रखना है, कोई कहीं भी पूछ ले तो बस निकाल के दे देनी है। तो साथियों बात करें इनकी रचनाओं की तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली, किशन, वेली किशन रुक्मिणी। फिर साथियों दूसरी रचना है गंगा लहरी। तीसरी रचना दशरथ वराउत। चौथी रचना दसम भागवत रादुआ। और पांचवी रचना है साथियों जब हम मारवाड़ रियासत पढ़ रहे थे तो मैंने मोटा राजा उदयसिंह के काल में आपको कल्लाराय मलोथ पढ़ाया था और बताया था कि कल्लाराय मलोथ है उसने अपनी मृत्यु से पहले अपने मर्सिये लिखवाए थे और वो मर्सिये इसी पृथ्वीराज राठौड़ से लिखवाए थे। तो इसकी पांचवी रचना है कल्लाराय मल्होत्री कुंडलियां। कल्लाराय मल्होत्री कुंडलियां। तो साथियों बात करें पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाओं की तो पृथ्वीराज राठौड़ की पहली रचना है वेली किशन रुक्मिणी। फिर दूसरी रचना है गंगा लहरी, दशरथ वराउत, दसम भागवत रादुआ और कल्लाराय मल्होत्री कुंडलियां। और साथियों बात करें इस रचना वेली किशन रुक्मिणी की तो लिखना गागरोन दुर्ग में रचित।
फिर साथियों इसकी जो भाषा है वो है डिंगल। और साथियों इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेसीटोरी। और ये एलपी टेसीटोरी था इटली का, उदीने इटली। तो साथियों जो रचना है वेली किशन रुक्मिणी की, और ये रचना ये पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में रचित है। और इस रचना की जो भाषा है वो डिंगल भाषा है। और इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय वो एलपी टेसीटोरी को है। और ये एलपी टेसीटोरी ये इटली का था। जो पृथ्वीराज राठौड़ है उसने ये रचना वेली किशन रुक्मिणी इसकी गागरोन दुर्ग में रचना की। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने इस रचना को तो लिख दिया, लेकिन इस रचना के बारे में काफी कम लोग जानते थे। तो इस रचना को लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया वो एलपी टेसीटोरी ने किया। तो प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एलपी टेसीटोरी को है। और साथियों ये जो रचना है इसके अंदर इस एलपी टेसीटोरी ने इस रचना वेली किशन रुक्मिणी को पढ़ने के बाद एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस का है। तो साथियों इस रचना वेली किशन रुक्मिणी को पढ़ने के बाद एलपी टेसीटोरी है उसने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस का है। और साथियों इस रचना को एक बार दुर्साहडा ने पढ़ा था। किसने पढ़ा? दुर्साहडा ने। और इस दुर्साहडा ने इस रचना को पढ़ने के बाद का 5वां वेद और 19वां पुराण है। तो साथियों इस रचना को वेली किशन रुक्मिणी को एक बार दुर्साहडा ने पढ़ा। और इस दुर्साहडा ने इस रचना को पढ़ने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि ये 5वां वेद और 19वां पुराण है। हमारे 4 वेद होते हैं और 18 पुराण होते हैं, लेकिन इस दुर्साहडा ने कहा इस रचना को पढ़ने के बाद कि ये 5वां वेद और 19वां पुराण है। और एक बार इस रचना को कर्नल जेम्स टोड ने भी पढ़ा था। और जेम्स टोड है उसने इस रचना को पढ़ने के बाद कहा, तो लिखना टोड ने कहा दस सहस्त्र घोड़ों का बल आ जाता है। तो साथियों एक बार इस रचना वेली किशन रुक्मिणी इसको कर्नल जेम्स टोड है वो पढ़ते हैं। और इस रचना को पढ़ने के बाद टोड ने कहा कि 10 सहस्त्र घोड़ों का बल आ जाता है। तो साथियों पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली किशन रुक्मिणी। और ये रचना ये पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में रचित है। और साथियों इसकी जो भाषा है वो डिंगल है। और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय वो एलपी टेसीटोरी को है। एलपी टेसीटोरी है वो इटली का था। तो जो पृथ्वीराज राठौड़ है उसने ये रचना वेली किशन रुक्मिणी को लिख तो दिया था गागरोन दुर्ग में, लेकिन इसके बारे में काफी कम लोग जानते थे। तो लोगों तक जो पहुंचाई थी वो इस एलपी टेसीटोरी ने पहुंचाई थी। तो इसको प्रकाश में लाने का श्रेय एलपी टेसीटोरी को है। और एलपी टेसीटोरी ने इस रचना वेली किशन रुक्मिणी पढ़ने के बाद पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस का। और फिर इस रचना को एक बार दुर्साहडा ने पढ़ा। और दुर्साहडा ने इस रचना को पढ़ने के बाद कहा कि ये 5वां वेद और 19वां पुराण है।
हमारे 4 वेद होते हैं, 18 पुराण होते हैं, लेकिन इस दुर्साहडा ने इस रचना वेली किशन रुक्मिणी को पढ़ने के बाद कहा कि मुझे लगता है ये 5वां वेद और 19वां पुराण है। एक बार फिर इस रचना को कर्नल जेम्स टोड ने पढ़ा और इस रचना को पढ़ने के बाद टोड ने कहा कि 10 सहस्त्र घोड़ों का बल आ जाता है। फिर साथियों जो पृथ्वीराज राठौड़ है उसकी अगली रचना है गंगा लहरी, फिर है दशरथ वराउत, फिर है दसम भागवतरा दुआ और कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। फिर साथियों जो अकबर है वो इस पृथ्वीराज राठौड़ को 1581, यहां पे लिख लेना आप, 1581 और 1596। 1581 में तो काबुल और 1596 में अहमदनगर। अभियान पर भेजा। तो साथियों जो पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने 1541 ईस्वी में, 81 ईस्वी में काबुल और 1596 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर भेजा। फिर साथियों 1600 ईस्वी में, अगला नोट पॉइंट लगा के लिखना, 1600 ईस्वी में मथुरा के विश्राम घाट पर तो साथियों 1600 ईस्वी में मथुरा के विश्राम घाट पर इस पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। और साथियों साहित्य में इस पृथ्वीराज राठौड़ को पित्थल कहा गया है, यह भी आप लिख लेना। साथियों जो कन्हैया लाल सेठिया है उसने इस पृथ्वीराज राठौड़ से खुश होकर एक कविता लिख दी थी, पित्थल और पाथल। जो पित्थल है वो इस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है और जो पाथल है वो महाराणा प्रताप को कहा गया है। तो साथियों यहां हमने बात की पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पृथ्वीराज राठौड़ है वो राव कल्याणमल का छोटा पुत्र था। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में उपस्थित और अकबर का दरबारी विद्वान था। अकबर ने इस पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर दी। पृथ्वीराज राठौड़ है वो विष्णु का बड़ा भक्त था। फिर साथियों हमने चर्चा की पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाओं की। तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है वेली किशन रुक्मिणी, गंगा लहरी, दशरथ वराउत, दसम भागवतरा दुआ, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलियां। और साथियों बात करें वेली किशन रुक्मिणी की तो ये रचना ये गागरोन दुर्ग में रचित है। इसकी भाषा है वो डिंगल है और इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एलपी टेस्सीटोरी को है जो इटली का था। फिर साथियों इस रचना को एक बार दुर्साहडा ने पढ़ा और दुर्साहडा ने इस रचना को पढ़ने के बाद कहा कि मुझे लगता है कि ये 5वां वेद और 19वां पुराण है। फिर इस रचना को वेली किशन रुक्मिणी को एक बार कर्नल जेम्स टोड ने पढ़ा और टोड ने इस रचना को पढ़ने के बाद कहा कि 10 सहस्त्र घोड़ों का बल आ जाता है। फिर साथियों अकबर ने इस पृथ्वीराज राठौड़ को 1581 ईस्वी में काबुल अभियान और 1596 ईस्वी में अहमदनगर अभियान पर भेजा। फिर 1600 ईस्वी में मथुरा के विश्राम घाट पर पृथ्वीराज राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। और साथियों इस पृथ्वीराज राठौड़ को साहित्य में पित्थल कहा गया है। कन्हैया लाल सेठिया ने इस पृथ्वीराज राठौड़ से खुश होकर एक कविता लिख दी थी, पित्थल और पाथल। जो पित्थल है वो इस पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है और जो पाथल है वो महाराणा प्रताप को कहा गया है। अब साथियों राव कल्याणमल के बाद बीकानेर का अगला शासक बना महाराजा राय सिंह। तो महाराजा राय सिंह की चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।